अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। इमरान खान साहब की पार्टी तो इतर बितर तितर बितर हो गई है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ठिकाना भी मिल गया है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते थे। अली जैदी साहब क्या फरमाते थे पार्टी छोड़ने के हवाले से और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह से आज उन्होंने ज्वाइनिंग दी है, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। बड़ा अजीब मुल्क है। हम 5:30 बजे तक, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जहांगीर खान तरीन साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इसका इल्म हमें सुबह से था। लेकिन जाहिर है सुबह से हम इक्तिसादी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का इंतजार कर रहे थे, उसके जो नुकात थे उन पर बात कर रहे थे, कल आने वाले बजट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन 5:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सिर्फ सियासत पे बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कोई जो लोटे का निशान दिलवाना चाहता था इलेक्शन कमीशन को, उसने कहा था कि लोटे का निशान दे दें उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई उस वक्त छोड़ी थी, या मुनर्रिफ अरकान थे जो 63A के तहत पार्टी से उनको फारिग भी कर दिया गया था और असेंबली से भी उनका वोट काउंट नहीं हुआ था। वो तमाम तर मामलात वैसे के वैसे चल रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि अब फवाद चौधरी साहब भी इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अनाउंस हुई है उसका हिस्सा है। फवाद चौधरी साहब के लिए केक भी काटा गया। फवाद चौधरी साहब आज कह रहे हैं कि मुंह के आगे अपना मुंह छुपा रहे थे कैमरे से, लेकिन पता नहीं उनके तासुरात क्या थे या उनके जज्बात क्या थे और ये कौन से दिल पे पत्थर रख के ये काम किया गया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। जरा ये भी यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आज PML नवाज ये फरमा रही है कि वो सीट एडजस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। फवाद चौधरी के बारे में उनके जो पहले रवैया था वो, उसमें आज एक वाज़ेह फर्क नजर आया। जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। अता तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं जी, मतलब हवाएं कैसे कैसे रंग बदलती हैं जी, कितना चेंज आया है गुफ्तगू में। लगता है नए पाकिस्तान से जो पुराने अफराद थे वो वापस अगर एक नई पार्टी में चले जाएं तो फिर उनको एक नई पहचान मिल जाती है, फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ अदलिया में मामला चल रहे हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने जो केस में दलाइल देने थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में, तो वो उन्होंने कहा मैंने चेंबर्स में ही गुफ्तगू कर ली है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया। और उसके बाद अब इसकी समात अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा बजट में सब लोग मसरूफ़ हैं तो बजट के बाद ही बात हो पाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए तो तहकीकाती कमीशन को ब्रेक लग गया है। इमरान खान साहब को 14 दिन की इंटरिम बेल दे दी गई है 8 से 9 केसेस में। लेकिन एक नया केस सामने आया है जो अब्दुल रज़ाक शर साहब के कत्ल का मामला है। उसमें अबेटिंग के लिए इमरान खान साहब को नामजद किया उनके बेटे ने, जिसका नाम है सिराज अहमद साहब, और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा रहे थे। ही वाज शॉट मोर देन 10 टाइम्स। बड़ा रेमिनिसेंट है ये तमाम तर जो केस में, अगर आज देखूं तो फ्रिवलस तो है ही और ज़बरदस्ती भी लग रहा है। लेकिन साथ साथ याद कराएं 1974 में 1974 में जब भुट्टो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त अहमद रजा कसूरी का जो मर्डर हुआ था और उसमें भी उनको इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे। क्या हम वही इमिटेट कर रहे हैं? अगर सज़ा वो नहीं होगी तो क्या कम अज़ कम कार्रवाई वही रहेगी? क्या हमारे हथकंडे तो चेंज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अभी वही करना चाहिए। लेकिन इंटरिम बेल मिल गई है, अब टाइम इज़ टिकिंग। अब इमरान खान साहब को बड़े फैसले करने हैं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की उन्होंने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन कोई फैसला सामने अभी तक नहीं आया है। उनको वो पुरअज़म नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो ज़ाहिर है कल हमें ISPR की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो अगर मिलिट्री कोर्ट में ये मामला चलेंगे, उस पर भी बात हुई है। अली मोहम्मद खान साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और याद रहे कि मुराद राज साहब जियो फेंसिंग में उनका नाम आया था, उनके फ़ोन कॉल्स ट्रेस हुए थे, लेकिन वो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर बन चुके हैं। तो शायद तमाम तर दहशतगर्दी के जो मामलात मनसूबाबंदी होती है उन पर अप्लाई नहीं करती। शायद यही आपकी क्लीन चिट होती है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आपने सुना है, आपने देखा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जदून साहब, जहांगीर जदून साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं इस केस से आपसे साथ शुरू करना चाहूँगी। ये जो अब्दुल रज़ाक शर का केस है, इमरान खान साहब ने भी इसको ज़ाहिर है कि रबिश कह के साइड पे कर दिया, लेकिन ये केस बनाने वालों को समझ नहीं आ रही, या मतलब केस को मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बेटे, क्या उनको कोई जोर ज़बरदस्ती है, या अचानक से इमरान खान साहब की अबेटमेंट इनके कत्ल में कहाँ से सामने आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे एग्जेक्टिव के मेंबर भी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक, और एक बड़े अच्छे सीनियर, बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे वकील थे। तो उनको बड़ा अफसोस है कि उनके साथ ऐसा सानिया हुआ और वो उनको कत्ल कर दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट बार और सारी बाज़ वगैरह ने उसको बहुत मजम्मत की इस बात की। लेकिन देखिए जो बात है किसी को नॉमिनेट करना, अब उनके बच्चे ने क्यों नॉमिनेट किया हुई तो आप वो खुद ही बता सकेंगे कि वो क्यों उन्होंने नामज़द किया इमरान खान साहब को एज अ बेटर। लेकिन देखिए जो भी होगा, एक तहकीकात जो होनी चाहिए, एक फेयर तहकीकात होनी चाहिए, और उसके अंदर उसके बाद जो सामने बात आई
उसको लेके आगे चलान, क्योंकि नेक्स्ट है जो होगी चलान पेश किया जाएगा, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों वो देखें कि इसके अंदर सारे हर जाविये से देखें कि जो उनके खिलाफ, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं जदून साहब के साथ एक और प्रोग्राम में था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बाज़ दफ़ा इस तरह की जो नॉमिनेशंस आप कर देते हैं उससे आपका अपना केस ख़राब हो जाता है, कि मतलब असली जो लोग होते हैं, जो कातिल होते हैं या जो मुजरिम होते हैं, वो रह जाते हैं और किसी और इंसान की तरफ वो इन्वेस्टिगेशन किसी और रुख पे निकल जाती है। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। और आजकल के जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में, उसके अंदर तो आप देखिए कि एक उस पार्टी पे पूरा हर तरह से दबाव है। फिर 9 मई के बड़े अफसोसनाक वाक़े हो गए, उसके तहत तो आप अभी खुद अपने आप का मैं सुन रहा था कि बहुत सारे जो लोग उनको छोड़ के गए, आज उनके लिए उनको कहा जा रहा है कि वो गद्दारी का लेबल उन्होंने अपने चेहरे से हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो इन मुहर्रकात, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना होगा कि क्या ये जो FIR जो दर्ज की गई है, क्या उसके अंदर कोई सदाकत भी है या सिर्फ एक और केस बनाने के लिए और उनको फंसाने। आपने एग्जाम्पल दी अहमद रज़ा कसूरी साहब की, और आप जानते हैं उस केस का इख्तिताम क्या हुआ था। उसमें शहीद भुट्टो साहब को फांसी हुई थी उसमें, और बाद में उसी उन जजों, 4 जजों जिन्होंने फांसी हो, आपको याद है वो स्प्लिट डिसीजन था, 3 जजों ने उनको कहा था ये केस नहीं बनता, उनको एक्विट किया था, और 4 जजों ने उनको फांसी की सज़ा दी थी शहीद भुट्टो साहब को। तो फिर लेकिन बाद में उनमें से, उन 4 जजों में से एक जज ने बाद में कहा, जो बेंच के जो बाद में साबिक चीफ जस्टिस भी हुए पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी वो फैसला उन्होंने गलत किया था। तो इस तरह की ये चीज़ें सामने होती रही हैं, और आई होप कि इस केस में ऐसा नहीं होगा। ज़माना भी बदल गया है और आजकल इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें भी बहुत आगे चली गई हैं। लेकिन इस मुल्क में आप जानते हैं कि किसी को केस में फंसाना, आप देखिए जो आपके सियासी मुखालिफ होते हैं उन पर हज़ारों केस इतने बना दिए जाते हैं कि वो सारे वक्त अदालतों के चक्कर ही लगाते रहते हैं, या तो अरेस्ट हो जाते हैं, या तो बेलें लेते रहेंगे, या अरेस्ट होकर पोस्ट अरेस्ट बेल लेंगे, इसी में वो फंसे रहते हैं जी। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, एक और नुक्ता जिस पे बात मैं इंट्रो में बताना भी भूल गई है, लेकिन आपको ज़ाहिर पता है कि आज जो इरफान कादिर साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि जो नैब है वो अगर कोई करप्शन का केस है, कोई क्रिमिनल केस है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ साथ नैब भी उसको देख सकता है। क्या ये इख्तियार हासिल है नैब को? विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, इरफान कादिर साहब को बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन नैब को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जजों के खिलाफ जो भी एक्शन, अगर जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है या वो उस ज़िम्रे में आता है, तो सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिस पे वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपनी एक ओपिनियन देती है, वो सदर को भेजाई जाती है, और सदर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। वो हो सकता है उनसे बरखिलाफ कोई फैसला करें, तो वो एक ओपिनियन होती है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाती है। और ये कहना कि जजों का नैब में चल सकता है, तो इस तरह से मैं बिल्कुल उनसे इख्तिलाफ करूँगा कि वो इस तरह की वो बात कर देते हैं। लेकिन इरफान कादिर साहब बड़े वकील हैं, हो सकता है उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो या उनके पास ऐसा कानून उनको मालूम हो जिसके तहत हो सकता है। मेरे नॉलेज में नहीं है। अब जदून साहब देखें क्या कहते हैं इस पे। ठीक है जदून साहब, आप पर आ जाते हैं, बताइएगा सर ये क्या इरफान कादिर साहब ने जो बात की है कोई बेसिस पे की है, कोई आइन में ऐसी चीज मेंशन्ड है, कहीं हमसे मिस हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं आइन में तो आर्टिकल 209 ही मेंशन है जो हमें पता है। हो सकता है इरफान कादिर साहब किसी ऐसे बिल पे एक्ट पे काम कर रहे हो कि कोई वो कह रहे मुकद्दस गाय कोई नहीं है, तो कोई जजों को भी उस नेट में लाना चाहते हो। लेकिन ये मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नैब का कल को आईओ जो होता है वो ग्रेड 16-17 का बंदा या 18 का सुप्रीम कोर्ट के जज को है या आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, तो इज़ नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं कि मोडेलिटीज़ भी आपको देखनी होती है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है कि वो जज चीफ जस्टिस को हेड कर रहे होते हैं, तमाम सीनियर जजों पे मुश्तमिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर किसी भी सूरत में किसी जज का मिसकंडक्ट नजर आता है तो एविडेंस के साथ उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही डिसाइड करती है, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास उसको डीनोटिफाई करने के लिए वो रेफरेंस जाता है। तो अगर आप किसी एजेंसी को ये पावर दे जाते हैं, नैब को, या कल को कहें पुलिस वाले भी जजों की इन्वेस्टिगेशन करें, हम तो ये कहते हैं कि वो तसाब से बालातर नहीं होना चाहिए कोई, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, चाहे वकील हो, लेकिन उसके लिए कोई मैकेनिज्म आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखें जी। आप किस तरह इनको नैब के अंदर लाएंगे, क्योंकि नैब का देखिए ना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस देखें, नैब के अंदर पहले कितना स्टिग्मेटाइज हो जाएगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए यूज होता है। तो कल को आप जुडिशरी को भी उसके अंडर कर रहे हैं तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है, फिर कोई इदारा बचेगा नहीं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उनके लिए एहतसाब तो होना चाहिए इसमें। आप देखें ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाते हैं रजिस्ट्रार साहब को, तो वो नहीं जाते, उनका ऑडिट नहीं होना चाहिए। हम इस पे इत्तेफाक करते हैं कि वो अबाउ द लॉ नहीं है, उनका ऑडिट जरूर होना चाहिए। उनके जो मामलात होते हैं उनको कोई ना कोई
बॉडी देखे, लेकिन जो क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ जो है उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसका ऑडिट अकाउंट्स को भी देखे, तो इसमें ये नहीं है कि आप नैब को दे दें, कल को नैब का आईओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नोटिस इशू कर दे कि आप बिस्मिल्लाह सुबह आएँ, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा जदून साहब, ये जो आज इंटरिम बेल में जो प्रोटेक्टिव बेल है वो आज इमरान खान साहब को 14 दिन की मजीद मिल गई है, तो ये अगेन स्पेशल कोर्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल जस्टिस? ये अब नहीं देखें, इसमें थोड़ा सा अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लीगल देखें ना, तो आज भी जो उन्होंने बेलें अप्लाई की हैं, उन्होंने हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, हमने कोई आर्गूमेंट नहीं किया कि हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था जो कोई ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे जाए, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आप ट्रायल कोर्ट को जो चंद मतलब 500 मीटर पे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर है, अभी तो हाई कोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो उसमें आप ट्रायल कोर्ट को ही फेस करें। तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट में आए, तो हाई कोर्ट ने उनको बेल तो वो नहीं ग्रांट की, लेकिन उनको वो प्रोटेक्टिव बेल दी है कि आप जो ट्रायल कोर्ट है उसको जाके उसमें पेश हो जाए। और एक स्पेशल कोर्ट, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा है परसों के जो वकील हैं गौर साहब कि जी हमें सिक्योरिटी खदशात लाक हैं, तो फ़ौरन जो है गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी है। तो उनको एज ए पोलिटिकल जो भी फिगर हैं वो उनको ट्रीटमेंट तो सिचुएशन तो होती है ना, अभी एक बंदा आता है तो उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाने पड़ते हैं। आज भी देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल इधर उधर गाड़ियाँ आगे पीछे, मतलब एक पूरा एक सेक्टर का एक पब्लिक खर्चा आता है उस पर, सिक्योरिटी पे भी। तो उनके लिए अदालत तो बनी कि आप वो पेश हो। अभी कोटा के अंदर उन्होंने जो केस अभी आपने जिक्र किया है उसमें उनको प्रोटेक्टिव बेल दी कि आप उसी कोटा में जाकर जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे पेश हो और वहाँ से बेल लें। मतलब हाई कोर्ट ने अभी तक उनको कोई ऐसी बेल अभी दी नहीं है कि जो उनको डायरेक्टली किसी ट्रायल कोर्ट में बनती हो तो हाई कोर्ट ने दी है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल जो है, एक ऑर्डिनरी बंदे को इस तरह रिलीफ नहीं मिलता, वो उनको दिए हैं जो उनका राइट बनता था। और मेरे हाल में उससे बहुत भी हाई कोर्ट ने उनको ट्रीट किया कि हम आपको सब ये बेलें देते हैं, लेकिन आप ट्रायल कोर्ट जो है वो जाकर के फेस करें। ठीक है जुबैरी साहब, ये फरमा दीजिएगा, आज जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में एक फैसला है जो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी है। नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहांगीर खान तरीन साहब भी कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है मैं पेट्रन इन चीफ हूँ पार्टी का, तो पेट्रन इन चीफ सदारत नहीं होती पार्टी की, या ये मतलब वो अहल है इस चीज के लिए? क्या वो कानूनी दायरे में पेट्रन इन चीफ की इजाजत है? नहीं, इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है। देखिए कानून के अंदर, आइन के अंदर जो बात लिखी है वो पार्टी हेड की लिखी हुई है, और पार्टी हेड जो होता है वो उसकी डेफिनेशन है और आइन के अंदर वो मुरतब है। उसको बाईपास करने के लिए अगर वो पेट्रन इन चीफ बन जाए वो अलग बात है, लेकिन पार्टी हेड जो होता है उसके, और इनके केसों में फैसला है कि जो अगर किसी को कन्विक्टेड कोई हो वो पार्टी हेड भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए या उनको इज्जत की जाए उससे तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन कानूनी आइन के तौर पर वो पार्टी हेड, क्योंकि आपको पता है पार्टी हेड की अपनी एक पोजीशन होती है और आप जानते हैं कि वो अपने जो मेंबरान हैं उनको डायरेक्ट कर सकता है किस तरह से वोट करना है। तो इसकी ये सारी वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आइन की, वो एक पार्टी हेड के अंदर जिम्मेदारी होती है और वो पेट्रन इन चीफ वो नहीं कर सकते। तो ये देखना होगा कि अगर हो सकता है वो पेट्रन इन चीफ भी हो गए तो उनका ये जो जमात आप कह रहे हैं जमात की तख्लीक की गई है, तो इसका पार्टी हेड कौन होगा, क्योंकि वो आपको रजिस्टर कराना होगा, वो बताना होगा आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सारा अलीम खान है ना, अलीम खान अपैरेंटली अलीम खान हेड करेंगे, चीफ ऑर्गेनाइजर ओन चौधरी हैं। जुबैरी साहब आई थिंक उन्होंने क्लियर कर दिया वो पेट्रन इन चीफ है, अलीम खान साहब हेड हैं या चेयरमैन होंगे और चीफ ऑर्गेनाइजर ओन चौधरी होंगे। तो क्या उस दायरे कार में ये फिट आता है? ठीक है, वो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो उन पे जहांगीर तरीन साहब पे जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जजमेंट के तहत उन पे लाइफ टाइम बैन है, तो वो तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते और वो पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं आ सकते जिस तरह से एक आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्ट करके पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है। तो अगर आप फरमा रही हैं कि अलीम खान साहब उसके पार्टी हेड हैं तो वो रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी कर दी है, पेट्रन इन चीफ वो बन गए, तो उसको देखना होगा कि कानूनी उसकी क्या हैसियत है पेट्रन इन चीफ की। आइन में पेट्रन इन चीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इलेक्शन लॉज में। जी सर आइन में तो बहुत चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इस मुल्क में चल रही है। लेकिन सर वो तहकीकाती कमीशन भी, उसको भी ब्रेक लग गया है और आबिद भाई साहब आपको भी बुलाया गया था, आप ही की पिटिशन के हवाले से ये केस के ऊपर सुनवाई भी हुई थी, समाअत भी हुई थी और तफ्तीश जो है वो ख़त्म हो गई है, तहकीकाती कमीशन को भी रोक दिया गया। लेकिन ऑडियोज़ की हिस्ट्री अब बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूछ रहे हैं केस में कि जो चौधरी साकिब निसार साहब के बेटे हैं जो केस उन्होंने किया था, उस हवाले से भी आ गई है कि बताया जाए कि किसने ऑडियोज़ की हैं। तो क्या इन ऑडियोज़ वीडियोज़ का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन का या नहीं? मैं समझता हूं कि देखिए इसका जो असल में जो मेन
इशू था। सब जुड़े से मामला, मैं इस पे बात, क्योंकि मैं खुद भी पटिशनर हूँ, इसमें मुनासिब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपने एक बात की, एक लीगल मैं आपसे पॉइंट कर दूँ कि जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस से उठ के मुख्तलिफ कवानीन है, फेयर ट्रायल एक्ट है, पीका एक्ट है 2016 के, उसके अंदर है कि जी जो ऑडियो जो बनाने वाला है उसका आइडेंटिफाई होता है। जो हम ये जो केसेस हैं जो आप देखें, जो सारी लीक्स हुई, कोई एक ब्लैक हैट हैकर है उसने की है, उसके तो पहली जो चीज़ होनी चाहिए थी, तफ्तीश जो होनी चाहिए थी कि ये कौन कर रहा है, किस कानून के तहत कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या उसकी उसमें क्या सदाकत है, क्या वो इंटरपोलेटेड है या उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह किए हुए, ये सारी चीज़ें देखनी थी। दिस शुड बी, तहकीकाती कमीशन बनाने का जो मकसद था, मैं समझता हूँ कि वो उसमें सबसे पहला अगर कोई बात थी तो इस चीज़ पे होनी चाहिए थी, और ये इन्वेस्टिगेशन करना था। वो आइडेंटिफाई करें कि कौन आदमी है, और उसका एक तरीका कार होता है प्रोडक्शन का, और वो अगर है तो उस आदमी को आइडेंटिफाई करें कि कौन है जिसने ये टेप किया, उसकी क्या वो पूरी एक जजमेंट है। वो आपको याद है जज अरशद मलिक साहब थे, उनके केस में जब ये उनकी एक वीडियो आई, उस पर पूरी एक सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की एक जजमेंट है उसके अंदर दिया। ये मेन इशू था जो साइड ट्रैक हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये भी जो इशू थे आप देखिए वो जजेस के ऊपर उसका एम्फेसिस आ गया कि किसी पर्टिकुलर जजेस को टारगेट किया गया। तो इस लिहाज से तो इसकी जो बात थी उसमें एवरीबडी हैज़ अ राइट, अगर उसके कोई हुकूक उसके सल्ब हो रहे हैं, अकल आपकी आ जाए, जदून साहब की कोई ऑडियो आ जाए, उससे करके ये हद तक आर्टिकल 14 होता है प्राइवेसी का, ये सारी चीज़ें, ये सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि हु हैज़ डन इट, वो आप देखिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें ये है ही नहीं। तो ये इशू थे, लेकिन क्योंकि सब्जुडिस मामला है, चले वो अब वो टर्म्स ऑफ चले वो तहकीकाती कमीशन को तो रोक दिया गया, लेकिन बाबर सत्तार साहब ने तो सवाल कर लिया और समन भी कर लिया, हुकूमत का जवाब भी तलब कर लिया। जदून साहब, हुकूमत का जवाब क्या होगा? खामोशी? बिल्कुल यही। जी 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 जदून साहब, जी खामोशी तो नहीं होगी, जवाब खामोशी होगा सर बाबर सत्तार साहब का। जी सर। नहीं, वो उन्होंने माइकस भी पॉइंट किए हुए, लेट्स से जिस तरह उन्होंने कहा है इसमें फेयर ट्रायल एक्ट जो है 2013 का, उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि अगर आप किसी को सिक्योरिटी रीजन की वजह से या आप डिफेंस पर्पस के लिए किसी की फोन टैप करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा एक प्रोसीजर दी गया, बाय लॉ प्रोसीजर दी है कि पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको इजाजत देगी, फिर जज इन चैम्बर जो आपको अलाउड करेगा, यू हैव टू प्लेस सम मटीरियल बिफोर द जज, तो तब जाके आप किसी की जो फोन टैपिंग कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा स्ट्रांग जो है मैकेनिज्म बनाया गया, वो लीगल मैकेनिज्म है, तो उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेंगे। whoever want to do that, तो उसके अंदर जो है पूरा मटेरियल रखेंगे और हाई कोर्ट के जज के सामने रखेंगे, तो वो जब अलाउ करेगा तो देन यू कैन डू दैट। तो अदरवाइज आप देखें जिस तरह माइके से पॉइंट हो गए, सब्जेक्ट मैटर है, तो इसमें देखते हैं अब क्या आगे से निकलता है। तो अभी तो क्योंकि उन्होंने स्टे कर दिया है, उन्होंने ये पहला क्वेश्चन उठाया है, तो मेरे ख्याल में अगर ये कमीशन चलता तो कमीशन के सामने भी ये क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी फॉर्मुलेट कर लें कि ये जो टेपिंग होती है ये किस लॉ के तहत हो रही है और कौन इनको कर रहा है और कौन लीक कर रहा है। ऑब्वियसली जिनके पास होती हैं वही लीक करते हैं, तो इस पे मैं तो मतलब इस पे मेरा तो कंसेंसस है कि इसका ये भी जरूर पता चलना चाहिए कि ये कौन लीक करता है और कहाँ से ये जो कोई एजेंसी काम कर रही है, कोई प्राइवेट बंदे कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो इनका जरूर पता, क्योंकि एक आपकी जो राइट ऑफ डिग्निटी या आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके राइट टू प्राइवेसी जो है वो बड़ा एक आपका प्राइवेट और बड़ा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्रोवाइड है। ये सर आप हम अपनी मर्जी से किसी को नहीं चाहते। फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क में मिलते कहाँ हैं जदून साहब? फंडामेंटल राइट ही तो नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ वक्त की बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका और कमेंट भी ले लेंगे, लेकिन अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा खाकवानी साहब से एक बार फिर उम्मीद है कि वो होंगे हमारे साथ शो में, क्योंकि 2 दफा पहले भी हमें वो शो में नहीं ज्वाइन किया, लेकिन आज प्रॉमिस किया कि करेंगे, होपफुली कर लेंगे। बात करते हैं वक्फे के बाद। गूंज इस वक्त हम वेलकम करेंगे राना एहसान अफजल साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। ये माहिर खुसूसी हैं सनअत व तिजारत के और PMLN के रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब। ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि एक तो आज इक़्तिसादी सर्वे तो आ गया, इकोनॉमिक सर्वे तो पेश कर दिया गया, कल बजट पेश होगा, लेकिन ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ हमारी इसीलिए मईशत डूब रही है क्योंकि 5:30 बजे तक हम इक़्तिसादी सर्वे डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर डिस्कशन पर आ गए, तो थिंग्स हैव हॉल्टेड। बजट भी इसी पॉलिटिक्स में कहीं ख़त्म हो जाएगा, ज़ायल हो जाएगा, या बाकी कल कुछ उम्मीद रखी जाए कि अवाम दोस्त बजट होगा? सर देखें, जो सिनारियो अभी चल रहा है, एक हाई इन्फ्लेशन का दौर है दुनिया भर में, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है,
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर आपके पास एक डॉलर का लिक्विडिटी क्रंच है। IMF का प्रोग्राम हमारी 12 कोशिश है कि 30 जून तक जो है वो 9th रिव्यू हो जाए। अगर नहीं होता तो इस चीज़ का अंदिया भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में हमें एक नए IMF प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है। तो इस पराए के अंदर जितनी मैक्सिमम फैसिलिटेशन हम आवाम को, ख़वातीन को, नौजवानों को, मुतासर तरीन तबके को दे सके वो हम देंगे। और आप देखेंगे कि खसूसी पैकेजेस ख़वातीन, नौजवानों के लिए बिस्प को इन्हांस किया जाएगा, मिनिमम वेजेस के ऊपर जो है वो फैसले होंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छा डेवलपमेंट का पैकेज है। लेकिन ये सारे अदाद शुमार भी जो हैं वो हम IMF के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम समझते हैं इस चीज़ की ज़रूरत कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो अगर ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो अगला नया कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस सिनारियो के अंदर देखें, जो बेहतरीन फैसिलिटेशन हम कर सके हम करेंगे। लेकिन याद रहे कि हम पिछले जो 11 ये जो फाइनेंशियल ईयर पूरा गुजरा है 11 महीने का, हम आग बुझाते रहे हैं, हमें सांस लेने का वक्त भी नहीं मिला। जो माशी सूरत हाल रही है हम फायर फाइटिंग करते रहे हैं, क्योंकि इस मईशत को खाई में फेंक के इमरान खान गया था, IMF मुआहदे को डिस्ट्रॉय करके गया था। तो हम उसके रिवाइवल में और उसको सस्टेन करने में लगे हो रहे हैं। जी तो सर आप अमरीकी साजिश के बुनियाद पर ना उनको हटाते, आप अदम एतमाद ना लाते, क्योंकि जाहिर है वो आपने तो उनको हटा दिया, तो फिर वो यही होना था आपके साथ, उनको रहने देते। नहीं देखें, ये भी नहीं हुआ पहले कभी पाकिस्तान में कि इतना भोंडा बयानिया बनाया गया और जिसका हकीकत से कोई लिंक ही ना हो। अमेरिकन साजिश, फिर हमने देखा कि IMF को ख़त लिखे गए, फिर लॉन्ग मार्च की गई, फिर अवाम को सिखाया गया कि न्यूट्रल तो जो है जानवर भी नहीं होता और साइड्स लेनी चाहिए हैं और मेरी साइड लेनी चाहिए है। फिर रेड लाइन बताया गया अवाम को, फिर अदालतों से किस तरीके से भागते हैं वो बताया गया, और फिर ये सारा कल्नमेट हुआ 9 मई के एपिसोड के अंदर, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। तो मैं समझता हूं कि हमें जो मुल्क को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम 12 कोशिश कर रहे थे, मुश्किल हालात थे, फिर भी हमारी कोशिश थी कि हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट कैपिटल को नहीं देखा, हमने लूज किया, हमने वो फैसले किए इस 1 साल की हुकूमत में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था। ये अगर देखा जाए पूरी हुकूमत ही इलेक्शन ईयर था, लेकिन हमने वो फैसले किए कि बिजली बढ़ा दो, PDL पूरा करो, IMF की शराइत पूरी करो। हमने वो कड़वी गोली अवाम को भी खिलाई, खुद भी खाई, लेकिन एक तरफ जो है वो जंग लगी हुई थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है वो बद से बदतर करने के लिए, और फिर उसका नतीजा अब इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं की ही लगाया हुए ये बीज थे जो आज उनको जो फल मिल रहे हैं, तो वो ही इज फेसिंग दिस। लेकिन मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, मईशत को बहुत नुकसान हुआ। बेहतर होती सूरत हाल अगर इमरान खान नेशनल असेंबली में भी सियासत करते, दोनों सूबों में उनकी हुकूमत होती, तो शायद उनके हालात बहुत बहुत बेहतर होते और मुल्क के हालात भी बेहतर होते हैं। अच्छा सर ये IMF के साथ जो 9th राउंड हमारा लटका हुआ है, इस पे उम्मीद जाहिर होती है कि जी हमने तमाम शराइत पूरी कर ली है, फिर भी कोई शर्त बाकी रह जाती है। आज जो IMF की खातून है वो भी ये फरमा रही हैं कि हमें इतना टैक्स में चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, तो ही हम इसको अप्रूव करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि आइंदा भी एक प्रोग्राम IMF के साथ करना है, तो आइंदा प्रोग्राम जब होगा वो तो उसमें और सख्त कंडीशंस होंगी। तो क्या हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं? जो लाइफ लाइन मईशत की है, वो रेड लाइन अगर इमरान खान साहब की क्रॉस होती है, तो वहां जो अमरीकी कांग्रेसमैन भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि ये इम्पैक्ट होगा? और आज जो तुर्की टेलीविजन को जो इंटरव्यू दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं देते IMF, अगर हमें ये नहीं देता प्रोग्राम, तो हम अपनी कमर कस लेंगे और हम खड़े हो जाएंगे अपने पैरों में। तो ये अब खड़े होने की हम में सक्कत है IMF के बगैर? देखिए, नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर इंदिया दिया है कि हमें एक अगले प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है, और IMF हेड को यही मैसेज दिया है। लेकिन क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि अगर IMF नहीं होगा तो क्या होगा, तो IMF नवंबर से नहीं हुआ और हमने सरवाइव किया है। बेशक हमें कमर कसनी पड़ी है, हमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हमने की हैं, तो उससे ग्रोथ रेट में कमी आई है, और जो इकोनॉमिक सर्वे के जो नेगेटिव्स हैं वो उसमें एक अमल है कि आपने जो है वो इंपोर्ट कंप्रेशन की है, जिससे ग्रोथ रेट में कमी वाकई हुई है। लेकिन हमने सरवाइव किया है। ये आप याद रखें कि लोग, हमारे हरीफ कहते थे कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, ये चंद दिनों में दिवालिया हो जाएगा। ये पूरा प्रोपेगेट किया गया, मार्केट सेंटिमेंट को उड़ाया गया, लेकिन फिर भी हम सस्टेन कर गए। लेकिन देखें, अभी इस चीज में क्लैरिटी है
कि वी नीड अनदर IMF प्रोग्राम, और हम उस तरफ फोकस्ड हैं, और हम ये आज ये बजट के अहदाफ भी उनसे हम शेयर कर रहे हैं। तो ये अभी कहना कि प्लान बी या प्लान सी, अभी यही प्लान है। बिल्कुल प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी जब हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान ने ट्रांजिशन की, एक अपनी जाती हुई हुकूमत, उसने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, एक एमनेस्टी स्कीम दे दी, तबाह कर दिया IMF का प्रोग्राम। हम उस दरवाजे पे या उस रस्ते को नहीं हम इस्तेमाल कर रहे, हम ये शेयर कर रहे हैं डेटा, उनसे बजट का भी हम मशवरा कर रहे हैं, उनके साथ नंबर शेयरिंग हो रही है। तो अगर हमारी हुकूमत जब अगस्त में जाती है तो अगली जो भी हुकूमत आएगी उसको वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे जो हमें करने पड़े जब हमने हुकूमत ली थी नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो अभी ये जो करेक्टिव मेजर है इकोनॉमी के लिए, जो मुल्क की मईशत के लिए ठीक फैसले हम वो कर रहे हैं। मुश्किल फैसले, पॉपुलर फैसले नहीं है, लेकिन हम वो कर रहे हैं। लेकिन सर अब टैक्स लगाना तो हल नहीं है। अब नॉन फाइलर पे भी टैक्स लगेगा तो पता नहीं किस बुनियाद पे लगेगा। अगर रिलीफ देना है अवाम के एक हिस्से को, तो अवाम को, दूसरी अवाम को आपने उनकी भी और उनसे निचोड़ लेने हैं पैसे जिनका कारोबार नहीं चल रहा। हम बात करते हैं कैपेसिटी टैक्स की, फिक्स टैक्स की, वो भी बात नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बना ही नहीं रहा पैसे, तो वो आपको कैसे पैसे देगा, जो जरदारी साहब ने भी कल पॉइंट आउट किया था। लेकिन ये सनतकार, जाहिर है उनका कोई होपफुल नहीं लग रहा है वो इस वक्त मुल्क की फाइनेंशियल सूरत हाल से। इलेक्शन तो होंगे, लेकिन आपका बजट कल सॉफ्ट होने जा रहा है। आया कि आने वाली अगर आपकी की हुकूमत हुई तो आपके लिए मजीद आसानियां होंगी या मुश्किलात पैदा होंगी? ये देखें, आगे का इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो एक मुश्किल रास्ता है। आपको बड़े सख्त फैसले करने हैं जो शायद इतने पॉपुलर ना हो, लेकिन वही तरीका है कि आप इस हालात से आप निकल पाएंगे। आपको फिस्कल डिसिप्लिन की जरूरत है। आपका मेजर जो सबसे मेन इस वक्त इशू है, आज इसहाकदार साहब ने भी कहा, वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे है। आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं जो अगले साल आपने पे बैक करनी है, आपने डॉलर रेज करने, जिसके लिए आपको जो है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सबकी जरूरत है। तो हम उसी तर्ज पे चल रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं कि टैक्स, लेकिन टैक्स के बगैर हुकूमत नहीं चलती। हमारी कोशिश होगी कि हम वहां बर्डन ना डालें जहां ऑलरेडी बर्डन है। जो एरियाज आपने जिस तरह का फिक्स टैक्स की बात की, बिल्कुल हमारा इरादा है इस बजट के अंदर कि हम ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लेके आएं। जो सेक्टर्स नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स का इजाफी बर्डन सिर्फ उन पर डाला जाए। तो ये सारी तरजीहात के साथ ही हम बजट में जाएंगे। और हमें लेकिन मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात मुल्कों पे आते हैं, और रास्ता जो है वो हमें पता है, क्लैरिटी के साथ पता है कि इससे कैसे बाहर निकलना है, और उसी रास्ते पे हम इस्तेहकाम लाने के लिए। ठीक है अब एक मिनट, क्योंकि मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, मईशत को मुस्तहकम करना है, लेकिन इस्तेहकाम में पाकिस्तान भी वजूद में आ गई है। हमारे साथ मौजूद है इसाक खाकवानी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खाकवानी साहब, ये पार्टी तो आज मतलब अनाउंस हो गई, नाम आ गया, PTI के आप लोगों ने जो गद्दार के लेबल उतरवा के आपने जो ज्वाइन करवा लिया है। सर जरा ये फरमाइएगा, सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर ये इलेक्शन में ये प्री पोल रिगिंग नहीं नजर आ रही आपको आगे जाके? तो ये हर कोई हर किसी के साथ एडजस्टमेंट करेगा तो फिर मतलब इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने गद्दार भी किसी को कह दिया, फलाने को बेईमानी का लेबल भी लगा दिया, और अब इसमें क्या गुंजाइश रहेगी बीबी आपसे? सर मैंने तो बताया, आपने लेबल उतार दिया, आपने तो लेबल उतार दिया ना सर, वो उन्होंने लगाया, आपने उतार दिया। रादर देन अंडरस्टैंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने क्या किया, आपने तो सारी चीजें लेबल खुद ही लगा दिए, तो बाकी क्या बंदा रह गया आपके साथ बात? चले आप सर, मैं अल्फाज वापस लेती हूँ, मैं अल्फाज वापस लेती हूँ। देखिए ये बहुत अनफेयर बात है। आप मेरे साथ पहली दफा एक बात कर रही हैं, मैंने आपके साथ टेलीफोन तो रिंग करके आपके साथ बात की ताकि आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जाए। आपने गद्दार सॉरी अगर आप ऑफेंड हो गए, ये भी नहीं सर, मैंने कहा गद्दार जो थे भी हो गई, और इलेक्शन भी बेईमान हो गया, सारा कुछ खराब हो गया। अच्छा सर, तारड़ साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा, तारड़ साहब ने आज कहा है, तारड़ साहब ने कहा है, मैंने उनकी बात की। अच्छा खाकवानी साहब, आप अपनी बात कर लें, मैं वापस।
It has been a very hard 11 months of political pressure और of course एक गैर यकीनी की कैफियत रही है, एक खौफ का समा अब क्रिएट हो रहा है, साथ साथ हमारे फाइनेंशियल जो मामलात है वो भी संभलने में नहीं आ रहे। कल बजट पेश किया जाएगा, अब उस बजट के बाद कितने अवाम दोस्त बजट रहेगा या नहीं रहेगा ये तो कल देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि रिलीफ मिलेगा। लेकिन रिलीफ देने वालों के पास रिलीफ देने के मवासिल जो है या उनके पास वो एक्चुअली में रिलीफ देने की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वो अवाम के लिए है हुकूमत के पास? अगर हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं देने को तो रिलीफ कैसे देगी? ये देखना बाकी है। बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है और अल्लाह करिए टाइम जल्दी गुजर जाए और हमारा मुल्क जो है वो इस टर्मोइल की इस कैफियत से बाहर आ जाए। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।